हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, आज अगेन आपके सामने वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड इंपॉर्टेंट लेक्चर केमिस्ट्री का लेकर आ गया हूं। और आज के दिन अगेन, जैसे कि आप जानते हैं यार, हमने 11th स्टैंडर्ड की केमिस्ट्री का लेक्चर वीडियोस बनाना शुरू कर दिया है। काफी ज्यादा लोड है मेरे पे, लेकिन आप लोग का जो कंटिन्यूसली डिमांड आ रहा था, इस वजह से मुझे ही स्टार्ट करना पड़ा, क्योंकि बाकी टीचर्स को थोड़ा सा और समय लगेगा कैमरा के सामने कंफर्टेबल होने में। तो यार कोई चिंता की बात नहीं है, रेगुलर लेक्चर्स वीडियो आपके लिए आ रहे हैं 11th स्टैंडर्ड के लिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी वीडियोस है एकदम स्मूथ तरीके से वीडियोस हमारे जितने भी है ना, वो बहुत बेहतरीन तरीके से आ रहे हैं। और आपको बता दूं कि फिजिक्स के ऑलमोस्ट 3 चैप्टर, केमिस्ट्री का ये पहला चैप्टर चल रहा है, मैथ्स के 2 चैप्टर्स हो गए दोनों पार्ट के, और बायोलॉजी के लगभग तीसरा चैप्टर है। यानी कि बहुत अच्छी तरीके से हमारा सिलेबस अब तक कंप्लीट हुआ है। और आगे आने वाले लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस में आप देखोगे तो बहुत जल्दी हम लोग बहुत स्मूथ तरीके से चैप्टर्स जितने भी रहेंगे कंप्लीट कर देंगे। मतलब नया बैच तो बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है, लेकिन जो पुराना बैच जो ऑलरेडी कंप्लीटेड है, जो हमारे चैनल पे पुराने वीडियोस ऑलरेडी प्रेजेंट है दोस्तों, जो आप लोग का ही सिलेबस का पढ़ाया हुआ है, वो हमारे ओल्ड वीडियोस, व्हाइट बोर्ड वाले वीडियोस, वो सभी चीज हमने बना रखे हैं। अच्छी तरीके से आप देखो और उसको अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहो। बस इतना ही मैं बोलना चाहूंगा कि वो भी पहले से ही प्रेजेंट है, तो आप आगे की तैयारी करना चाहते हो, आगे के चैप्टर्स पढ़ना चाहते हो, तो वो भी आपको मिल जाएंगे। अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहो। और साथ ही में मुझे आप यहाँ पे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, ये मेरा आईडी है, जरूर से फॉलो करना, क्योंकि आप जब फॉलो करोगे तो जरूर से मुझे अच्छा लगेगा। और साथ ही में हमारी जो कम्युनिटी है, ठीक है ना, वो बहुत बड़ी दिखेगी। तो प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, वहां पे आप मुझे मेंशन कर सकते हो। वहां पे हम लाइव इंटरेक्शन भी करते हैं इंस्टाग्राम पे, हर हफ्ते में एक बार एटलीस्ट तो फेस टू फेस आप बातें भी कर सकते हो मुझसे, ठीक है। तो जरूर से फॉलो कर लेना, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। और हमारा जो टेलीग्राम का जो ग्रुप है ना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम का, उसको भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारी वहां पे चीजें भी आपको मिलेगी, जैसे कि नोट्स हो गया, PDF हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, वो सब वहीं पे हम डालते हैं, ठीक है। तो ज्वाइन करके रख लेना पहले से। तो चलिए शुरुआत करेंगे। तो 2 लेक्चर ऑलरेडी इस चैप्टर का कंप्लीट किया था, आज तीसरा लेक्चर आप देखो, थर्ड लेक्चर आ गया, जिसका चैप्टर का नाम क्या है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। अब ये केमिस्ट्री का जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे हमने आपको पढ़ाए थे प्रीवियस लेक्चर्स में, बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी। अगर आपको मैं थोड़ा सा याद दिलाने की कोशिश करूं कि प्रीवियस लेक्चर में हमने SI यूनिट्स जितने थे ना, वो सब पढ़ लिया। जैसे मैंने आपको बोला था कि ये याद कर लो आप, जैसे कि लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, ठीक है ना, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये सब चीज मैंने आपको बताया था कि कैसे आपको लर्न करना है, क्या करना है, ये सभी चीज। और उसके पहले के जो भी यूनिट्स थे, CGS यूनिट, MKS, FPS, ये सभी चीज मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप जाके इसके पहले के लेक्चर देख सकते हो, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं बात बताऊं आपको, क्या है हमारा तीसरा लेक्चर, इसमें हम लोग बहुत सारी ऐसी चीजें जो है पढ़ने वाले हैं। जैसे कि फर्स्ट जो टॉपिक है उसका नाम क्या है दोस्तों, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये पूरा का पूरा लेक्चर जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें कई सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। यहां पे अगर मैं बात करूं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि बाहर से जो भी दिखने वाली प्रॉपर्टीज होती है, जो हमने डिस्कस किया था कि लेंथ हो सकता है, मास हो सकता है, वेट हो सकता है, जो भी है, ये सभी चीज 1 बाय 1 हम आपको बारी बारी से एक्सप्लेन करेंगे। तो आप लोगों को बस एक ही काम करना है, ये वीडियो को एंड तक देख लेना है और अपने दोस्तों को भी शेयर करके बता देना है कि 11th स्टैंडर्ड के केमिस्ट्री के लेक्चर वीडियो स्टार्ट हो चुके हैं नए बैच के साथ, डिजिटल बोर्ड के साथ, वो भी अपने राहुल सर ने स्टार्ट कर दिया है। तो बस शेयर करते रहो, अपने सभी दोस्तों को बताते रहो, बस इतना ही मैं बोलना चाहूंगा, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्या क्या है फिजिकल क्वांटिटीज या फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज में बोल लूं किसका किसका पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मास का, वेट का, उसके बाद हम पढ़ेंगे लेंथ, उसके बाद पढ़ेंगे वॉल्यूम, उसके बाद डेंसिटी एंड टेम्परेचर। तो ये है 5। आपको कोई 1 सेंटेंस में पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज आर मास, ठीक है, वजन बोलते हैं जिसको, वेट उसको भी वजन ही बोलते हैं, उसके बाद लेंथ, उसके बाद हो गया आपका वॉल्यूम, उसके बाद आपका डेंसिटी एंड उसके बाद आपका टेम्परेचर। तो ये जितने भी है इसको लर्न करके दिमाग में बिठा लो कि ये इसका सीक्वेंस है, और उसको आप अच्छे तरीके से लर्न करोगे। लेकिन ये एक एक चीज होता क्या है, बारीकी से आपको मैं हर एक चीज डिटेल में बताने वाला हूं। आपको ये वीडियो को बस एंड तक देखना है। सबसे पहले बात क्या है हमारा मास एंड वेट। अब देखो, बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलेंगे आपको जिनको एक बेसिक डिफरेंस नहीं पता है। वैसे ये चीज 9th में भी था, अगर आपको याद होगा, 9th या 10th में था, 10th में आपने पहला चैप्टर पढ़ा था साइंस 1 में, जिसका नाम था ग्रेविटेशन, करेक्ट है। उसमें एक टॉपिक आया था मास एंड वेट का। तो मैंने आपको एक चीज बहुत अच्छी तरीके से उस टाइम पे भी एक्सप्लेन किया था, जब मैं 10th स्टैंडर्ड को पढ़ा रहा था, और आप लोग जब शायद 10th में होंगे उस टाइम पे। तो आपको याद होगा कि जो मास होता है उसका मतलब भी वजन होता है, और एक वेट जो होता है उसका मतलब भी वजन होता है। यानी दोनों के दोनों चीज का मतलब हिंदी में वजन होता है, लेकिन ये दोनों चीज सेम नहीं है, दोनों अलग अलग है। मास अलग होता है, वेट अलग होता है। अब आप बोलोगे सर कैसे, इसको समझते हैं हम लोग बहुत अच्छी तरीके से। तो मास और वेट की अगर मैं बात करूं, तो मास मतलब क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मास इज नथिंग बट एक्चुअल मास। अब आप बोलोगे सर मास इज एक्चुअल मास, ये क्या बोल रहे हो आप, मास एक्चुअल मास है। अरे यार मतलब तो समझाओ सर। अरे वही तो समझाने आया हूं, टेंशन क्यों लेते हो। तो मास का मतलब होता है एक्चुअल वजन। जैसे कि समझ लो कि ये मेरा क्या है, एक मार्कर है, इसको अगर मैं एक वेइंग मशीन में रखूंगा,
ठीक है, इसका क्या आएगा, एक वजन आएगा। ठीक है, उसका क्या आएगा, एक वजन आएगा। तो ये जो एक मार्कर है, इसका खुद का वजन कितना है उसको हम लोग बोलते हैं मास। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मास। मतलब इस ऑब्जेक्ट का खुद का वजन, वो भी विदाउट द ग्रेविटी, मतलब इस पे ग्रेविटी का कोई असर नहीं है। ठीक है ना, मैं इसके ऊपर ग्रेविटी का कोई असर नहीं है, इसका खुद का कितना वजन है वो रिप्रेजेंट क्या करता है, मास रिप्रेजेंट करता है। और वो अक्सर किस में रिप्रेजेंट किया जाता है, केजी में रिप्रेजेंट किया जाता है। याद रखना, जो मास होता है, जैसे आपको अगर कोई पूछेगा कि आपका वजन कितना है, तो आप क्या बोलते हो, 65 केजी। तो एक्चुअल में आप अपना वेट नहीं बता रहे हो, आपको पूछते हैं ना तेरा वेट कितना है, तो हम उसको वेट नहीं बोलते हैं। वेट हमेशा जो होता है ना, वो हमेशा न्यूटन में नापा जाता है दोस्तों, याद रखना। एन फॉर न्यूटन, वेट न्यूटन में नापा जाता है। तो कभी भी आपको कोई पूछेगा कि वेट कितना है, तो एक्चुअल में वो जो भी आप बोल रहे हो ना कि आप 60 किलो के, 65 किलो के, 50 किलो के, वो एक्चुअल में आप क्या बता रहे हो दोस्तों, वो आप अपना मास बता रहे हो, वेट नहीं बता रहे हो। क्योंकि मास में ग्रेविटी का इंफ्लुएंस नहीं होता है। दैट इज द विदाउट ग्रेविटी वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट द मास। ठीक है, उसमें ग्रेविटी का कोई रोल नहीं होता है। और जो मास होता है, आप दुनिया में किसी भी कोने में चले जाओ, उस ऑब्जेक्ट का जो मास होगा वो चेंज नहीं होगा, डज नॉट चेंज, द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट विल नॉट चेंज। फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, समझ लो इसका वजन होगा 100 ग्राम। 100 ग्राम इसका वजन है। मैं पृथ्वी के ऊपर हूं ना, अभी हम लोग अर्थ के ऊपर रहते हैं, अर्थ के ऊपर हूं तो इसका वजन कितना है, 100 ग्राम। लेकिन अगर मैं जुपिटर के ऊपर चला गया, समझ लो मार्स के ऊपर चला गया, ठीक है, तो हो सकता है इस ऑब्जेक्ट का वजन जो है वो चेंज हो जाए। तो अगर उसका वजन चेंज हो रहा है तो इसका मतलब वो वेट है, मास नहीं है। क्योंकि इस ऑब्जेक्ट का वजन यानी मास जो है, अगर 100 ग्राम है, तो चाहे मैं मार्स में चले जाऊं, जुपिटर में चले जाऊं, चाहे मैं सैटर्न में चले जाऊं, यूरेनस में चले जाऊं, प्लूटो में चले जाऊं, प्लूटो तो खत्म हो गया वैसे, ड्वार्फ प्लैनेट है, तो कहीं पे भी चले जाऊं, इसका वजन 100 ग्राम ही होगा। तो वो क्या होगा, उसका मास होगा। करेक्ट है, एंड इट इज ऑलवेज डिनोटेड इन केजी, केजी, ग्राम, इस प्रकार से उसको डिनोट किया जाता है और इसका वैल्यू चेंज नहीं होता। ये था मास, समझ में आया। अब वेट का मतलब क्या होता है, इसको समझो। वेट का मतलब ये होता है कि वेट इज नथिंग बट द मास। वेट का मतलब भी वजन ही है, लेकिन इसके साथ में क्या ऐड हो जा रहा है, ग्रेविटी। ग्रेविटी का भी कुछ वैल्यू होता है ना, जैसे हमने पढ़ा था 10th स्टैंडर्ड के साइंस में कि स्मॉल जी, ग्रेविटी का जो वैल्यू होता है ना, ये स्मॉल जी जो है ना, इसका एक वैल्यू होता है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको याद है जी का वैल्यू क्या होता है, 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक वैल्यू होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। ग्रेविटी का एक वैल्यू होता है 9.81, हमने कैलकुलेट किया था तो 9.77 आ रहा था। करेक्ट है, 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है पहले ही चैप्टर में, याद है कि नहीं। करेक्ट है, कमेंट करके बताओ कि याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो हर चीज आपस में इंटरकनेक्टेड होता है, इसीलिए मैं बोलता हूं कॉन्सेप्चुअल नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ रट्टा लगा के जो लोग पास करके आए होंगे 10th स्टैंडर्ड में, उनको बोलेंगे कि जी का वैल्यू 9.81, तो लोग सोचते बैठेंगे कि 9.81 था क्या। लेकिन जिन्होंने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जो हमारा ग्रेविटेशन चैप्टर का, अगर नहीं याद आ रहा है कोई बात नहीं, हमारे 10th स्टैंडर्ड के वीडियोस अवेलेबल है ना हमारे चैनल पे, आप जाके पहला चैप्टर का 2 दिन लेक्चर देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। ज्यादा नहीं टाइम लगेगा, आधा घंटा लगेगा, समझ में आ रहा है। तो कॉन्सेप्ट आपको रिकॉल हो जाएगा। कॉन्सेप्ट को रिकॉल करना, रिवाइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, समझ में आ रहा है। तो जैसे मैंने बोला कि मेरा एक पेन है, इसका वजन था 100 ग्राम, मतलब क्या था इसका वजन, मास था 100 ग्राम। ठीक है, अब इसके साथ में मैं ग्रेविटी भी इंक्लूड करता हूं, ऑटोमेटिकली हो जाती है। ठीक है, ग्रेविटी, हम अर्थ के ऊपर है तो अर्थ की एक ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, एक ग्रेविटी का वैल्यू होगा अर्थ का, जो कि है 9.81। लेकिन अगर मैं मून के ऊपर चला जाऊं, मैं मून के ऊपर चला जाऊं, तो मून का तो ग्रेविटी कम होता है अर्थ से। आपने देखा है ना, कोई भी इंसान मून के ऊपर जाता है तो ऐसे उछल उछल के करता है, क्योंकि वहां पे ग्रेविटी जो होती है वो कम होती है। ये आपने सुना है कि नहीं, देखा भी होगा, एस्ट्रोनॉट जब मून के ऊपर उतरते हैं वो थोड़े से जंपिंग जपाक करते हैं। करेक्ट है, करते हैं कि नहीं, क्योंकि उसमें ग्रेविटी जो है थोड़ी सी कम है। तो मुझे एक बात बताओ कि अगर कोई इंसान है, समझ लो इसका वजन 70 किलो है, किसके ऊपर, अर्थ के ऊपर। 70 कैसे हुआ रहेगा, 70 कैसे हुआ रहेगा कि अर्थ के हिसाब से उसका 70 किलो है। लेकिन अगर वही मैं बात करूं, वही इंसान मून के ऊपर चला जाता है, वही इंसान मून के ऊपर चला जाता है। अब देखो, ये हम मान लेते हैं इसका वैल्यू जो है ग्रेविटी का वो 10 के आसपास है, मतलब ग्रेविटी का वैल्यू 9.81 होता है, लेकिन राउंड फिगर में हम 10 लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 70 मल्टीप्लाई बाय 10 न्यूटन, दैट विल बी इक्वल टू 700 न्यूटन। मतलब वो इंसान पृथ्वी के ऊपर 700 न्यूटन का है। 70 किलो का इंसान पृथ्वी के ऊपर 700 न्यूटन का है, मतलब ये 700 न्यूटन एक्चुअल में क्या है, उसका वेट है। तो आप बोल रहे हो सर केमिस्ट्री में आप फिजिक्स क्यों पढ़ा रहे हो। देखो यार, केमिस्ट्री में फिजिक्स इसलिए पढ़ा रहे हो क्योंकि सब जुड़े हुए हैं आपस में। इसको समझने की कोशिश करो, जो समझ जाएगा वो अच्छा, जो नहीं समझेगा वो रट्टा लगा के पास तो हो जाएगा, लेकिन इसको कॉन्सेप्ट समझेगा नहीं। तो ध्यान में रहना, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं आपको। अब ये क्या, अर्थ के ऊपर, लेकिन मून के ऊपर समझ लो कि जो ग्रेविटी का वैल्यू होता है वो कम होता है। तो लेट सपोज मून के ऊपर जो ग्रेविटी होता है, मैं मान लेता हूं 6, कम होता है, बहुत कम होता है, तो 6 मान लिया मैंने, लगभग इतना ही होता है। तो 70 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना होता है दोस्तों, 7 6 42, मतलब 420 न्यूटन। यानी कि जो वजन होगा, जो पृथ्वी पे उसका वेट था वो 700 न्यूटन था, मून के ऊपर उसका वेट कितना है, 420 न्यूटन।
लेकिन आपने देखा पृथ्वी के ऊपर उसका मास कितना था 70 केजी, और मून के ऊपर भी गया तो उसका मास कितना था 70 केजी। फर्क कहां पड़ रहा है? उसके ग्रेविटी के वैल्यू में। यानी कि मास जो होता है वो विदाउट ग्रेविटी काम करता है, वो कहीं पे भी आप चले जाओ मास का वैल्यू तो उतना ही रहने वाला। यहां पे भी 70 था, यहां पे भी 70 होने वाला है। लेकिन वेट का जो वैल्यू है वो चेंज होता रहता है जहां पे भी आप प्रेजेंट हो, जहां पे भी ग्रेविटी कम ज्यादा होती रहती है। तो दैट इज नथिंग बट, यहां पे ग्रेविटी 10 थी तो यहां पे 700 न्यूटन हो रहा था वेट, यहां पे ग्रेविटी 6 है तो यहां पे 420 न्यूटन हो रहा है। तो फर्क है कि नहीं? मतलब ये हमारा जो मास वेट जो होता है वो चेंज होता रहता है। इट चेंजेस विद द चेंज इन द ग्रेविटी, इट चेंजेस विद द चेंजेस इन द ग्रेविटी, और ये आपको पता है। और जो वेट होता है बॉडी का, मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पे कि जो वेट होता है ना बॉडी का, ये वैरी इसलिए भी होता है क्योंकि हमारा जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है, जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता है पृथ्वी के ऊपर, ये हर जगह वैरी करता है। क्योंकि एक्चुअल में ग्रेविटी का वैल्यू काउंट होता है सेंटर ऑफ द अर्थ से। समझ लो आप सेंटर ऑफ द अर्थ के नजदीक है तो वहां पे ग्रेविटी का वैल्यू थोड़ा ज्यादा होगा। आप जैसे जैसे उस सेंटर ऑफ द अर्थ से दूर दूर चले जाते जाओ, आपकी ग्रेविटी की वैल्यू कम होती जाएगी। मतलब वहां पे आपकी जो वेट की वैल्यू होगी, जो वजन होगा, वेट वाला वजन जो होगा, वो धीरे धीरे क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा। तो समझ में आ गया एक मास में और एक वेट में डिफरेंस क्या है? मास जो होता है वो एक्चुअल में वजन होता है, और वेट जो होता है वो ग्रेविटी के साथ वजन होता है। मास चेंज नहीं होता कहीं पे भी, वेट चेंज होता है कहीं पे भी बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। मास डिनोट किया जाता है केजी में, वेट डिनोट किया जाता है न्यूटन में। ये कुछ बेसिक्स था डिफरेंस बिटवीन, मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूं मास और आपका जो वेट है दोनों में क्या फर्क है, ये सभी चीज प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। अब यहां पे मैं क्या बोल सकता हूं कि जो मास ऑफ द बॉडी है ना, इट इज ए मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी, इट इज ए मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन इट्स वेट। तो मुझे एक बात बताओ, मतलब ये डायलॉग का मतलब क्या हुआ? ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअल में हमारे देश में क्या पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो चीज यूज की जाती है वो मास यूज की जाती है, ना कि वेट। क्योंकि वेट चेंज हो सकता है लेकिन मास सेम होगा। मैं बोलूंगा यहां पे मेरा 70 किलो वेट है, आप बोलोगे कहीं पे नहीं भाई तेरा कुछ और है, तो अलग हो जाएगा ना। तो हमारा एक कांस्टेंट वैल्यू होना चाहिए, इसके लिए हम लोग मास को ज्यादा अहमियत देते हैं, मास को ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी मानते हैं, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, एज कंपेयर टू वेट। समझ में आ गया? तो ये था हमारा सिचुएशन। अब मास जो होता है उसका ऐसा यूनिट भी होगा, तो ऐसा यूनिट इज केजी। जैसे मैंने आपको बताया मास का ऐसा यूनिट होता है केजी, और इसके लिए होता है न्यूटन, वेट के लिए न्यूटन होता है, करेक्ट है। और साथ ही में 1 केजी का मतलब होता है 1000 ग्राम, ये तो आप जानते हो, इसको बताने की जरूरत नहीं है। 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम होता है, ठीक है। तो ये हो गया पहला फिजिकल प्रॉपर्टी जिसका नाम था मास एंड वेट। पहला अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं क्लियर है। अब जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। क्या है अगला टॉपिक? जो कि है दोस्तों लेंथ। लेंथ का मतलब समझो, देखो कोई भी चीज की लंबाई अगर मुझे मापनी है तो मतलब वो क्या माप रहे हैं हम लोग? उसका डिस्टेंस माप रहे हैं। यानी कि जो लेंथ है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? लेंथ गिव्स द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस। लेंथ है ना, जैसे मैं बोलूंगा कि मेरे सामने चलो एक टेबल है, तो मैं बोलूंगा कि इसका लेंथ कितना है, तो मैं बोलूंगा कि भाई 2 मीटर है, 4 मीटर है, जो भी है, तो वो क्या होता है? उसका डिस्टेंस होता है। लेंथ इज नथिंग बट व्हाट? डिस्टेंस। लेंथ क्या है? एक तरीके का क्या है ये? डिस्टेंस है। अब एग्जांपल केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं या फिर फिजिक्स की मैं बात करूं, तो लेंथ मतलब किसका निकालते हैं हम लोग? एटॉमिक रेडियस। तो रेडियस इज नथिंग बट क्या है? एक लेंथ है ना, एक वैल्यू है ना, यहां से यहां तक का डिस्टेंस। एटॉमिक रेडियस हो गया, वेवलेंथ हो गया, बॉन्ड लेंथ हो गया, ये सभी की सभी क्या है? एक तरीके के लेंथ है, एक तरीके के वैल्यू है, एक तरीके के डिस्टेंस है जो कि हमें मेजर करना होता है, करेक्ट है। फिजिकल प्रॉपर्टी है ना। अब ये जो लेंथ है ना, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ हमेशा मीटर में मापा जाता है। ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था कि कभी भी लेंथ की बारी आई तो हम लोग क्या बोलेंगे? इसका लेंथ कितना है? मैं बोलूंगा 5 मीटर। इसका लेंथ कितना है? 2 मीटर। तो हमेशा हम लोग मीटर में डिनोट करते हैं। लेकिन इसके और भी कई सारे छोटे छोटे यूनिट्स भी होते हैं। जैसे आप मीटर से और छोटा जाओगे तो सेंटीमीटर होता है, ये आप जानते भी होंगे, ठीक है ना। मीटर की बात करूं, मीटर बड़ा है, उससे छोटा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से छोटा क्या होता है? मिलीमीटर, मिलीमीटर से भी छोटा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोमीटर, ठीक है। माइक्रोमीटर से भी एक छोटा वैल्यू होता है, ठीक है। माइक्रोमीटर से भी एक छोटा वैल्यू होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नैनोमीटर, और उससे भी छोटा होता है दोस्तों पिकोमीटर। और नैनोमीटर और पिकोमीटर मैंने ऑलरेडी बता के रखा है, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। और ये सभी चीज ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है। 1 मीटर का मतलब कितना होता है, सेंटीमीटर का मतलब कितना होता है, करेक्ट है। समझ में आ रहा है? तो ये सब कुछ वैल्यू है जो छोटे छोटे होते जाते हैं, ये आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। तो ये था लेंथ के बारे में जो हमने प्रॉपर तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था लेंथ के बारे में। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे हम लोग, कहां जाएंगे? दैट इज थर्ड, क्या नाम है? वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम इज नथिंग बट व्हाट? जैसे एक समझ लो मेरे पास एक रूम है, तो ये रूम में जितना भी स्पेस प्रेजेंट है ये क्या है? उसका वॉल्यूम है, ठीक है ना। एक डब्बा है मेरे पास, ठीक है ना, मेरे पास एक 3D शेप में क्या है? एक डब्बा है, बराबर, एक क्यूब जैसा डब्बा है। अब ये क्यूब जैसे डब्बे में जितना भी स्पेस अवेलेबल होगा वो उसका क्या होगा? वॉल्यूम होगा। जैसे हम लोग एक बॉटल लेते हैं, बॉटल में पानी भरते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं? ये 1 लीटर का बॉटल है। क्यों बोला 1 लीटर? क्योंकि वो बॉटल के अंदर 1 लीटर पानी आ रहा है। 1 लीटर पानी आ रहा है, इसके लिए मैं बोलूंगा 1 लीटर का स्पेस उसने खाया, पानी ने 1 लीटर का स्पेस को यूज किया, दैट इज नथिंग बट द उसका वॉल्यूम। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि इट इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय ए 3D ऑब्जेक्ट। जो भी 3D ऑब्जेक्ट, हाँ, वॉल्यूम कभी भी 3D ऑब्जेक्ट में ही आता है।
अब अगर मैं एक 2D ले लूं, एक पेज ले लूं, एक पेज का वॉल्यूम बता सकता हूं नहीं, पेज का हम लोग क्या बता सकते हैं, एरिया। तो 2D शेप का एरिया होता है, 3D शेप का वॉल्यूम होता है, ये आप जानते होंगे, करेक्ट है। 2D शेप जो होता है, जैसे ये 2D है, फिलहाल में जो आपको दिख रहा है ये 2D शेप है, तो इसका एरिया होगा इतने बाय इतने का, करेक्ट है। लेकिन एक पूरा अगर 3D शेप इमेजिन किया जाए तो उसको बोलते हैं वॉल्यूम। तो दैट इज नथिंग बट व्हाट, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द 3D ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट द वॉल्यूम, ठीक है। अब ये जो वॉल्यूम है ये किसी भी शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करता, कैसा भी शेप हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा, रेक्टेंगल लो, ट्रायंगल लो, जो भी 3D में चला जाए, ठीक है ना, वो सभी के सभी क्या होते हैं, वॉल्यूम होते हैं, शेप मैटर नहीं करना, ठीक है। अब ऐसा यूनिट की बात करें तो देखो सबसे पहले लीटर में मापा जाता है, नॉर्मल तौर पे देखा जाए तो कोई भी वॉल्यूम को लीटर में मापा जाता है, लेकिन लीटर उसका ऐसा यूनिट नहीं है, एक्चुअल में ऐसा यूनिट है मीटर क्यूब, क्योंकि 1 लीटर का मतलब होता है 1 डीएम क्यूब, ठीक है। और इसका मतलब 1000 ml होता है, 1 लीटर मतलब 1000 मिलीलीटर, ठीक है। उसका मतलब होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और उसी का मतलब होता है 1 मीटर क्यूब। तो एक्चुअल में आपको कोई पूछेगा कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम, दैट इज नथिंग बट द मीटर क्यूब। क्या है, मीटर क्यूब। और ये कन्वर्जन भी याद रखना, 1 सेंटीमीटर का मतलब, सॉरी 1 लीटर का मतलब 1 डीएम क्यूब होता है, इसका मतलब 1000 ml होता है, इसका मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, मतलब ml का मतलब सेंटीमीटर क्यूब होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब 1 मीटर क्यूब होता है। ये सब कुछ छोटी छोटी वैल्यूज की, कन्वर्जन के वैल्यूज है, ये आप लोग को ऑलरेडी पता भी होगा, और हमने ऐसे कई सारे वीडियोस भी बनाए हुए कन्वर्जन वाले, पता है ना, साइंस का फंडा वीडियो सीरीज, मैथ्स ट्रिक्स वीडियो सीरीज, हमने पूरा प्लेलिस्ट भर रखा है, जैसे कि आप जानते भी होंगे, तो उससे आप पढ़ाई कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा थर्ड, यानी कि जिसका नाम था वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है, ये सभी चीज हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज उसका एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है, समझ में आ गया। अब और भी 2 इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बचे हुए इस चैप्टर के अंदर, मतलब ये जो टॉपिक हमारा चल रहा है इसको भी फटाफट से देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो 4th नंबर का प्रॉपर्टी है, वो है डेंसिटी। इसको समझो, बहुत मजेदार है। तो डेंसिटी इज नथिंग बट मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो समझ लो एक्चुअल में डेंसिटी को लिखते हैं रो से, रो इज द सिंबल फॉर डेंसिटी। मास को लिखते हैं एम से, और वॉल्यूम को लिखते हैं, इसको मैं थोड़ा और अच्छे से लिखता हूं, मास को लिखते हैं m से, वॉल्यूम को लिखते हैं v से। तो रो इज इक्वल टू m अपॉन v, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द डेंसिटी। डेंसिटी इज नथिंग बट द मास अपॉन वॉल्यूम, ये आपको पता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। अब इसका मैं ऐसा यूनिट अगर निकालने की कोशिश करूं तो मास का यूनिट क्या होता है दोस्तों, केजी होता है, हमने अभी भी पढ़ा, मास का यूनिट ऐसा यूनिट केजी होता है, वॉल्यूम का मीटर क्यूब होता है। तो हमारा ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी इज नथिंग बट केजी पर मीटर क्यूब। डेंसिटी का यूनिट कोई पूछेगा क्या है, ऐसा यूनिट केजी पर मीटर क्यूब। समझ में आ गया, कितना सिंपल था। तो डेंसिटी क्या होता है, जैसे कि आप बचपन में एक एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा होगा, जितना ज्यादा डेंसिटी उतना वो फ्लोट करेगा। एक पानी ले लो, सादा पानी, उसमें एक आलू ले लो, आलू, ठीक है, वो डालो तो डूब जाएगा। मतलब छोटा सा आलू लेना, हल्का आलू लेना, या फिर बॉल ले लो, प्लास्टिक बॉल ले लो, वो थोड़ा सा डूबने की कोशिश करेगा। लेकिन वही पानी के अंदर, टब में पानी जो भरा है उसके अंदर 2-4 किलो नमक डाल दो, ठीक है, तो उसका डेंसिटी बढ़ जाएगा। अब उसमें आप बॉल को डुबाओगे तो बॉल डूबेगा, फिर वापस से तैर के ऊपर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि उसकी डेंसिटी बढ़ गई। इसीलिए हम लोग जो समुद्र का पानी होता है, जो सॉल्ट वाटर होता है, उसमें थोड़ा सा अच्छी तरीके से तैर पाते हैं एज कंपेयर टू नॉर्मल नदी वाले पानी में। और इसके लिए जो आपके रिसोर्ट के पानी होते हैं उसमें क्लोरीन वगैरह मिलाया जाता है, ताकि उसकी डेंसिटी बढ़ाया जा सके और आप इजीली उसमें स्विम कर सको, तैर सको। करेक्ट है, समझ में आ गया। तो डेंसिटी क्या होता है ये पूरा अच्छी तरीके से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम लोग लास्ट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर नंबर 3, और इस फिजिकल प्रॉपर्टीज का आखिरी टॉपिक, जिसका नाम है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर क्या होता है, हम लोग बोलते हैं ना ये टेम्परेचर इसका ज्यादा है, टेम्परेचर कम है। तो टेम्परेचर क्या डिफाइन करता है, तो टेम्परेचर हमें बताता है इट इज द मेजर ऑफ हॉटनेस और द कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट का कितना गर्म है, कितना ठंडा है, अगर वो चीज जो बताता है वो क्या होता है, उसका टेम्परेचर। जैसे कि अगर कोई चीज ठंडी है तो हम लोग क्या बोलते हैं, अरे भाई बहुत ठंडा है। क्यों ठंडा है, क्योंकि इसका टेम्परेचर कम है, ठीक है। 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, फ्रिज में जाते हैं कुछ खोलते हैं, देखो ठंडी ठंडी आइसक्रीम निकालो, कितना डिग्री होता है उसका, 0 डिग्री, 1 डिग्री के आसपास उसका टेम्परेचर होता है आइसक्रीम की। माइनस में भी कभी कभी चले जाता है। लेकिन कोई चीज गर्म है, चाय पी रहे हो, गरम गरम चुस्की ले रहे हो, तो गरम क्यों लगा, क्योंकि उसका टेम्परेचर ज्यादा है। तो टेम्परेचर इज नथिंग बट व्हाट, इट इज अ मेजर ऑफ हॉटनेस और द कोल्डनेस ऑफ एनी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। वो हमें बताता है कि कितना कोई चीज गर्म है, कितना कोई चीज ठंडा है, दैट इज नथिंग बट द टेम्परेचर। अब ये जो टेम्परेचर होता है उसको मेजर करने के लिए 3 कॉमन स्केल्स को है ना बनाए गए हैं। 3 कॉमन स्केल्स जो है ये इन्वेंट किए गए हैं, बनाए गए हैं। कौन कौन से 3 कॉमन सेल्स है, एक होता है डिग्री सेल्सियस, कोई भी टेम्परेचर को या तो डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है, कोई भी टेम्परेचर को या तो डिग्री फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, या तो कोई भी इसको केल्विन में मापा जाता है। और केल्विन जो है के फॉर केल्विन, केल्विन क्या होता है, एसआई यूनिट होता है। के फॉर केल्विन, याद रखना, केल्विन। तो केल्विन क्या होता है, एसआई यूनिट होता है। तो कोई पूछेगा टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, क्या होता है दोस्तों, केल्विन होता है, याद रखना। और बाकी डिग्री सेल्सियस तो आप जानते ही हो, डिग्री फ़ारेनहाइट जो डॉक्टर लोग यूज करते हैं ना, थर्मामीटर मुंह पे लगाते हैं और देखते हैं, तो वो आता है ना, अरे 102 डिग्री बुखार है, तो 102 डिग्री सेल्सियस नहीं होता है। कुछ लोग सेल्सियस माप लेते हैं उसको, सोचते हैं कि सेल्सियस है, भैया 100 डिग्री में तो पानी गर्म हो जाता है, उतना थोड़ी आपका शरीर गर्म होता है, करेक्ट है। तो वो फ़ारेनहाइट होता है, याद रखना।
वो जो आपका डॉक्टर बताता है ना कि आपको 102 डिग्री बुखार है, 104 डिग्री बुखार है, तो वो जो 104 डिग्री जो बोलता है ना, वो डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। और हमेशा याद रखना कि जो डॉक्टर वाला जो थर्मामीटर होता है ना, जो क्लिनिकल थर्मामीटर जो होता है, वो फ़ारेनहाइट में मेजर किया जाता है। करेक्ट है। ये केल्विन वाला खासकर केमिकल लैबोरेटरीज वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है, याद रखना। ठीक है। अब दो फॉर्मूले, जैसे कि आपने शायद 9th या 10th में आगे सॉल्व किया होगा, नहीं होगा तो मैं आपको इस बार जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम सॉल्व करवाएंगे। आपको दो चीज याद रखना है। क्या याद रखना है कि डिग्री फ़ारेनहाइट को हम लोग डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला क्या है? कोई भी डिग्री फ़ारेनहाइट को अगर मुझे कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में, तो मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, जो कि है डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस से मल्टीप्लाई कर दो प्लस 32 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। और कोई भी केल्विन को अगर डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, कोई भी अगर केल्विन है उसको अगर मुझे डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो इस फॉर्मूले से करूंगा कि डिग्री सेल्सियस जो भी वैल्यू रहेगा उसको 273.15 से प्लस कर दो, तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या रहेगा? केल्विन में आ जाएगा। करेक्ट है। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो यही था दोस्तों हमारा आज का लेक्चर वीडियो, जिसमें जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी इस चैप्टर के अंदर हमने पूरा का पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है, लेकिन और भी ऐसे बहुत सारे यूजफुल टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बचे हुए इस चैप्टर में, तो हम आपको लेक्चर बाय लेक्चर्स में आगे के लेक्चर्स में पढ़ा देंगे, कोई चिंता की बात नहीं। तो बस बने रहो हमारे साथ, प्यार और सपोर्ट दिखाते रहो। आज के लिए इतना। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर से बता देना। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना, जितना हो सके शेयर करो, क्योंकि लोगों को नहीं पता चलता है हम इतना मेहनत कर रहे हैं उनके लिए। तो प्लीज शेयर टू एवरीवन। और अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाजू में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।